बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर रीहैब शो से। शो में खुशामदीद। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सही और बर वक्त जो है वो तशख़ीस हो सके। इसके लिए लेबॉरेटरी के टेस्ट को करवाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इन टेस्ट से रिलेटेड जो स्टेप्स होते हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा होती हैं। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सिफ़ा अलवी को, जिनका ताल्लुक रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी से है। वो वहाँ पे सीनियर लेक्चरर के तौर पर काम कर रही हैं और शी इज़ ऑल्सो डूइंग हर PhD इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी और इस शुबे में उन्हें काम करते हुए कई साल हो गए हैं। आइए हम उनको अपने शो में वेलकम करते हैं और अपने शो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। हमारा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि लेबॉरेटरी टेस्ट क्या होते हैं, आप हमारे सामीन को बताइए और ये क्यों ज़रूरी हैं। और आजकल की जितनी हमारी जिस तरह मतलब टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसी तरीके से आपको पता है हमारे हेल्थ सिस्टम भी जो है वो भी तरक्की कर रहा है, तो उसमें लैब्स टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एक इंतहाई सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे टॉक के लिए बुलाने के लिए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिंपल लगती हैं लेकिन वो मतलब पूरी आवाम को पता नहीं होती। तो थैंक यू सो मच। और जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं दरअसल ये तशख़ीसी टेस्ट होते हैं जो आपके जिस्म से मुख्तलिफ़ सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर उन सैंपल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं, इंजाइम्स हो सकते हैं, बायोकेमिकल मार्कर्स हो सकते हैं जो कि नॉर्मल एक रेफरेंस रेंज में होते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर। तो उनको जो है वो ये लेबॉरेटरी टेस्ट के थ्रू जो है वो उनके लेवल्स को देखा जाता है कि कितने हैं कितना नहीं है। अब ये जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं ये ज़रूरी हैं क्योंकि ये होंगे तो पता चलेगा कि हमारे जिस्म में ये सारे जो सेल्स हैं, इंजाइम्स हैं, डिफरेंट और पैरामीटर्स हैं वो एक नॉर्मल रेंज में काम कर रहे हैं या नहीं। और इससे हमें किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस में हेल्प हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपकी मालूमात में थोड़ा सा एक इजाफा करती चलूँ क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं इनसे सिर्फ डायग्नोसिस होती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ तशख़ीस में इम्पॉर्टेंट नहीं है ये लेबॉरेटरी टेस्ट। इसके अलावा जो है वो ये लेबॉरेटरी टेस्ट से जो है वो हम इससे जो है वो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया किसी भी बीमारी की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को हेपेटाइटिस C है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अब वो ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स है उस पेशेंट के अंदर, वो देखने के लिए भी लैब टेस्ट किए जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आप मेडिसिन दे रहे हो लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही ना मिल रहा हो। जैसे मैं HCV की बात कर रही हूँ, तो अब जब वो टेस्ट होगा HCV से रिलेटेड तो उससे हमें पता चलेगा कि वो मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा प्रोग्नोसिस एक टर्म होती है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट होते हैं लैब टेस्ट। प्रोग्नोसिस मतलब ये कि कोई बीमारी है तो उससे सर्वाइवल के कितने चांस हैं, वो कितनी पेचीदा हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अगर हम लैब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उससे हो सकती है। इन सिंपल मैं ये कहूँगी कि लेबॉरेटरी टेस्ट जो हैं वो आपको एक सिंपल इन्फेक्शन से लेके एक नॉर्मल बुखार इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है, उससे लेके मौजी अमराज जैसे कि कैंसर, इन सब की डायग्नोसिस में जो है वो लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो आपको एज आ रहनुमा जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अमूमन आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ मोस्टली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो इतनी लंबी चौड़ी एक लिस्ट हाथ में पकड़ा देते हैं डिफरेंट टेस्ट की। तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप हमें डिफरेंट जो लैब टेस्ट हैं उनके दरमियान का जो डिफरेंस है या आप हमें बताएं कि क्यों इतने लंबे चौड़े लिस्ट दी जाती है डिफरेंट टेस्टों की। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पेशेंट्स को ये लगता है कि उनको लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई हुई है, तो हमें तो इतना मसला भी नहीं था जितनी लिस्ट दी गई हुई है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे मर्ज़ ऐसे होते हैं जिनके अलामात आते हुए बहुत टाइम लगता है। मतलब आपका जो आर्गन है या जो सिस्टम है वो 70-80% डैमेज हो चुका है, नुकसान उसका हो चुका है, उसके बाद कहीं जाके अलामात आती हैं। ठीक है। तो जब कोई बीमारी आपकी बॉडी में शुरू होती है तो वो बीमारी शुरू होती है तो साथ ही ना मार्कर्स
आना शुरू हो जाते हैं आपके सेल में, जो कि बॉडी के अंदर ही होते हैं। आपको उस टाइम पे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कोई उस जगह का स्पेसिफिक टिश्यू का एंजाइम होगा, कोई जो है वो कोई और मार्कर होगा, कोई सेल होगा, वो ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी, एक मैंने रेफरेंस रेंज की बात की थी, उससे वो डीरेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे गुर्दों के मर्ज़ हैं, वो जो है वो 70 to 80% जब तक आपके डैमेज नहीं हो गए, आपको उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो अब अगर रूटीन टेस्ट के लिए कोई जा रहा है पेशेंट, उसको अगर डॉक्टर जो है वो RFTs नहीं लिख के दे रहा, उसका ये रूटीन टेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर तो वो 70-80% जब उसका गुर्दा डैमेज होके जब अलामत आना शुरू होगी, तब वो जाके तो अपना कराएगा फिर, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट फिर पॉसिबल नहीं होता, फिर वही ऑप्शन बच जाता है डायलिसिस का और ट्रांसप्लांटेशन का। तो अगर आप यही अर्ली अगर आप टेस्ट करा देते हैं, तो फिर जो है वो उतनी ही जो है वो अर्ली आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी। जब अर्ली डायग्नोसिस होगी तो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। यहाँ पे ही मैं आपको एक एग्जांपल और भी देती हूँ, जैसे शुगर तो हर किसी की ही फैमिली में मसला रहता है, तो शुगर भी जो है वो आपको स्टार्ट में तो नहीं पता चलता कि शुगर किसी की रेज्ड है। अगर आप रूटीन टेस्ट में नहीं शुगर अपने लेवल चेक करा रहे, या डॉक्टर आपके नहीं चेक करा रहा, तो वो तो कल को फिर जो है वो इतनी हो जाएगी कि उससे फिर दिल के मसले, और जो है वो आपको पता है शुगर की इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे दिल के मसले शुरू हो जाते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो गुर्दों के मसले होते हैं शुगर से, ये मोतिया और ये डायबिटिक फुट अल्सर। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर हमें शुगर वक्त पे डायग्नोस हो जाती है, का हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो आपके पास लैब टेस्ट हैं वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसलिए भी पकड़ाते हैं जस्ट टू मेक श्योर करें कि कहीं कोई वो सिम्टम्स अपीयर तो नहीं हो रहे, या वो मार्कर्स आपके ब्लड में अपीयर तो नहीं हो रहे थ्रू दोज टेस्ट। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि ज़रा इसकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि कितना इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और ताकि वो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर दिया जाए। जी, जैसे अभी ही मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि ये इस तरह से जो है, तो जब हम टेस्ट करेंगे, लेबॉरेटरी टेस्ट हम करेंगे, तो तभी जो है वो उनके जो है वो ट्रीटमेंट भी जो है वो पॉसिबल होगा। और जितना अर्ली कोई डिजीज़ डायग्नोसिस होगी, उस डिजीज़ का फिर ट्रीटमेंट भी उतना जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। अब मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट हैं जो कि रूटीन में कराए जाते हैं, जैसे कि LFTs, RFTs, ये रीनल आपकी जो रीनल प्रोफाइल है, जो आपकी लीवर की प्रोफाइल है, इसके अलावा आपकी शुगर प्रोफाइल जो है, कार्डियक प्रोफाइल जो है आपकी, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल। अच्छा, इसके अलावा हार्मोन्स के आजकल बहुत मसले हैं, हार्मोन्स डिफरेंट, इसके अलावा वाइटामिन्स के बहुत इश्यूज हैं। तो ये वो रूटीन टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए, और ये अगर जो है वो होते रहेंगे एनुअली, एक साल में 2 दफ़ा, तो फिर ये है कि आप बहुत सारे इश्यूज़ को जो है वो स्टार्ट होने से पहले जो है वो उनको डायग्नोस किया जा सकता है और उनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके ख्याल में जैसे एक रेगुलर हेल्दी इंसान को ईयरली बेसिस के ऊपर या 6 मंथ्स के बाद आप क्या रिकमेंड करती हैं, कितनी ड्यूरेशन के बाद उनको जो है वो ये रेगुलर टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि वो अपनी उनको पता चल सके कि अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं? ये बहुत खुशाइन बात होगी कि हम हर इंसान को जो है वो उसकी अपनी हेल्थ की उसको फ़िक्र हो, और वो रूटीन टेस्ट करवा रहा हो, और ज़्यादा नहीं भी तो साल में 1 दफ़ा एटलीस्ट अपने सारे रूटीन टेस्ट जो है वो करा लेना चाहिए, और ताकि जो है वो आपको आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा साइन है कि कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में, या किसी चीज़ की कमी हो रही है, या किसी चीज़ की ज़्यादती हो रही है, तो उस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मोस्टली हमारे यहाँ जो एक टेस्ट है डायबिटीज़ से रिलेटेड या फास्टिंग से रिलेटेड, उसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, कि क्या वो सुबह निहार मुँह जाए या फिर खाने के बाद जाए। तो उस पे ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि व्हाट आर द करेक्ट वेज ऑफ फॉलोइंग दैट टेस्ट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। ये जो है ना, जो भी टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट के जो है वो सैंपल्स देने के प्रोटोकॉल्स होते हैं,
और उनको प्रॉपर जो है वो पेशेंट्स को गाइड किया जाता है कि आपने ये सैंपल मॉर्निंग में देना है, ये फास्टिंग में देना है, ये इसके लिए फ़लाँ मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, तो ये इस तरह से जो है वो पहले से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही बता दिया और उसको फॉलो नहीं करते। तो अब और एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फास्टिंग का सैंपल कहा जाता है, जैसे ग्लूकोज के टेस्ट के लिए आपने बताया, और साथ में लिपिड प्रोफाइल जब कराते हैं तब भी फास्टिंग का टेस्ट कहा जाता है कि वो करवाना है आपने। तो फास्टिंग का मतलब यह है कि आपने 8 to 10 आवर जो है वो पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग खाने का तो समझ जाते हैं कि ठीक है नहीं खाना, लेकिन जो है ना वो पीने में जो है ना वो चाय ठीक है पी लेंगे, जूसेस ले लेंगे। अब वो चाय के अंदर भी तो शुगर है, जूसेस के अंदर भी तो शुगर है, तो फिर आपके डेफिनेटली जो पैरामीटर्स हैं वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासर होंगे उससे, और फिर गलत डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस गलत होगी तो ट्रीटमेंट गलत होगी। तो इस वजह से जो ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इनको फॉलो करना मस्ट है। इसके अलावा फास्टिंग के अलावा जो है टाइम इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मॉर्निंग में सैंपल देने का कहा गया तो वो मॉर्निंग में ही देना होता है। जैसे यूरिन के मुख्तलिफ यूरिन का जो सैंपल होता है उसमें मुख्तलिफ जो है वो आते हैं, टेस्ट आते हैं। अब यूरिन के भी डिफरेंट हैं, तो अगर वो यूरिन का सैंपल जो है वो मॉर्निंग में कहा गया है तो वो मॉर्निंग में ही देना है। अब वो मॉर्निंग में फर्स्ट अगर जो है वो यूरिन डिस्कार्ड करके सेकंड यूरिन का सैंपल देने का कहा गया है तो उसके पीछे भी एक पूरे रीज़न है। फॉर एग्जांपल कल्चर्स के लिए जो सैंपल दिया जाता है वो सेकंड टाइम जो यूरिन होती है मॉर्निंग में उसको जो है वो किया जाता है, ताकि जो है वो ओवरनाइट जो बैक्टीरिया वगैरह है वो, तो ये टाइमिंग का भी जो है वो इन सिंपल ख्याल रखना होता है सैंपल देने के लिए। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि फास्टिंग में अगर आपको फास्टिंग का कोई टेस्ट आ रहा है तो उसमें ना सिर्फ आपने खाना नहीं है बल्कि पीना भी नहीं है, सो एब्सोल्युटली नो फूड नो ड्रिंक। अब मैं चाहूँगी इस पे ज़रा बताएं कि व्हाट अबाउट मेडिकेशंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन लेनी होती है नेहामू, तो क्या वो इस टेस्ट पे जाने से पहले अपनी मेडिकेशन ले सकते हैं या वो भी अलाउड नहीं होती? अच्छा, मेडिकेशन जो है वो अब डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकेशंस कौन सी हैं। ठीक है, मेडिकेशंस अगर आपकी सिंपल जैसे पैराडोल वगैरह है तो उसका तो इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो मेडिसिन अगर आपका कोर्स चल रहा है तो वो जो जब आप टेस्ट ऑर्डर करने जाते हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए होते हैं, आप उनको बताएं कि ये मेडिसिन आपकी है, क्योंकि एक लेमन को तो नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन शुगर प्रोफाइल को ख़राब करेगी, कौन सी मेडिसिन जो है वो लिपिड प्रोफाइल को ख़राब करेगी। लेकिन जो एक प्रोफेशनल वहाँ पे बैठा हुआ है वो ट्रेंड है, उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो आप ले सकते हैं। अगर वो मेडिसिन उन पैरामीटर्स को जैसे ग्लूकोज लिपिड प्रोफाइल को इफेक्ट करिए आप नहीं ले सकते। अब मेडिकेशंस में सिर्फ यही नहीं है कि फास्टिंग में, इसके अलावा कितने टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकेशंस की वजह से जो है वो टेस्ट के रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती चलती हूँ कि थायराइड के जो टेस्ट होते हैं, तो अब थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, थायरॉक्सिन मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे उनके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, डायग्नोसिस डिफरेंट होगी। इसी तरह एक होती है कोagulation प्रोफाइल, जिसमें हम ये देखते हैं बेसिकली कि जो हमारे जिस्म में जो खून का जो लोथड़ा बनता है उसका जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब वो कोagulation प्रोफाइल का टेस्ट अगर होना है और वो पेशेंट अगर हेपरिन या वारफरिन इस तरह की मेडिसिन ले रहा है जो बेसिकली आपके खून को पतला करती है, तो उन मेडिसिन से भी आपके टेस्ट के रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं। तो फिर इसी वजह से जो है वो जब आप टेस्ट ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो आपको पहले गाइड भी करता है कि इस टेस्ट के लिए आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी, इस टेस्ट के लिए आपने जो है वो किस तरह की आपने कंडीशन रखनी है, उसको ज़रूर फॉलो करें। और आप अगर कोई एडिशनल आपकी मेडिसिन है तो वो आप उनसे ज़रूर पूछें। अच्छा, मैं ये अभी आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना हमें बताया है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको पता है हम लाइक एज पाकिस्तानीज़ हमारे माशरे में ना हम सब अपने खुद डॉक्टर बने हुए होते हैं। ठीक है, खुद हमने एक तो सेल्फ डायग्नोज्ड मेडिसिन देते हैं और माशाल्लाह खुद भी कहते देख के अपनी रिपोर्ट्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती है उनके अंदर एक पोर्शन होता है कि ये नॉर्मल रेंज है और उसको देख के कितनी हद तक ये गलत
तरीका है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो रिजल्ट्स देखा स्टेरिक लगा हुआ है तो हाँ थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मतलब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ख़ुद ही हम अपने ना मेडिसिन अपने आप को बाज़ दफ़ा प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, या अपनी खुद ही हम कुछ जो है वो अपना इलाज भी एक हद तक जो है ना वो कर लेते हैं कि भाई इसको हम ऐसे करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कितने हद तक ये बात सही है और कितनी हद तक ये बात गलत है? बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि कितना हाउ डेंजरस इट इज़ कि जो हम ये काम जब करते हैं और ये किस तरह हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है जो कि हमारे माशरे में स्टार्ट हो गई है कि हम सब खुद को खुद ही डॉक्टर समझने लगते हैं। तो अब जो लैब्स होती हैं वो अपने टेस्ट, हर टेस्ट की जो है वो रेफरेंस रेंजेस देती हैं। तो अब हम हैं तो सारे ही पढ़े लिखे, तो हम वो रेफरेंस रेंजेस देख के खुद से ही ना वो रिज़ल्ट को ना आख़ज़ करना शुरू हो जाते हैं, वो इंटरप्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक जो है वो पैथोलॉजिस्ट ने करना होता है या डॉक्टर ने करना होता है। अब यहाँ पे मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताऊंगी कि ये क्यों गलत है। अब जैसे किसी के यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ गए, अब यूरिक एसिड लेवल जब रेफरेंस रेंज से ज़्यादा आ गए तो फिर तो हमने यूरिक एसिड की मेडिसिन शुरू कर देनी है क्योंकि हमारे लेवल ज़्यादा आ गए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो यूरिक एसिड लेवल्स टेम्परेरी भी ज़्यादा हो सकते हैं, आपको नहीं ज़रूरत मेडिसिन लेने की। आप पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लें, आप डॉक्टर को जाके दिखाएं रिपोर्ट अपनी। डॉक्टर आपका एज, आपका जेंडर, आपकी जो है वो मेडिकल हिस्ट्री, आपके क्या सिम्टम्स हैं, उन सब को देखते हुए फिर आपकी रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करेगा। वो सिर्फ रेफरेंस रेंज देख के इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो अब अगर हो सकता है आपकी व्यक्ति जो है वो लेवल राइज ने और आप लेंगी तो मेडिसिन लेंगी, ये भी गलत प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि समटाइम्स बज़ाहिर टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल लग रही होती है, ये भी इसलिए होता है। तो आप ये खुद से अखज़ कर लेंगे कि ये रिज़ल्ट तो रिपोर्ट तो नॉर्मल है, तो अब तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत प्रैक्टिस है। वो मेडिसिन स्टार्ट कर देना खुद से रिज़ल्ट ख़राब देख के, वो भी गलत प्रैक्टिस है। और रिपोर्ट्स ठीक देख के बस खुद से समझ लेना कि हम ठीक है, ये भी गलत प्रैक्टिस है। आप डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि इधर ही मैं गाउट की आपको एग्जाम्पल दूँगी कि गाउट अटैक जब आता है, ये जब यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो तो वो गाउट की कंडीशन हो जाती है। तो जब अटैक होता है स्पेसिफिकली उस टाइम पे जो है वो यूरिक एसिड लेवल्स कम आ सकते हैं। तो अब लेमैन तो यही समझेगा कि यूरिक एसिड तो नॉर्मल है, लेकिन वो उस अटैक की वजह से नॉर्मल हुआ होता है। तो ये जो है ना, ये इंतहाई डेंजरस प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को जो है वो डिस्करेज किया जाता है। सामीन, आप देख रहे हैं FM 102.2 रिफर रीहैब शो। ये शो इस वक्त ना सिर्फ हमारे स्टूडियो में लाइव देखा जा रहा है, बल्कि हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क पे भी लाइव देखा जा रहा है। उसी सिलसिले में जो हमारे सामीन सुन रहे होते हैं वो हमें क्वेश्चन लिख के भेजते हैं और फिर हम अपने गेस्ट से जो है वो सवाल पूछते हैं। अभी हमें एक सवाल मौसूल हुआ है, ये साहब पूछना चाहते हैं कि एक आम आदमी को अपनी सेहत को सामने रखते हुए कौन से रूटीन टेस्ट जो हैं वो कराते रहना चाहिए। स्पेशली वो जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट के बारे में कौन से उनको आपके ख्याल में रेगुलर कराने चाहिए। और वो चाह रहे हैं कि आप ना कुछ टेस्टों के नाम भी बता दें। जो रूटीन टेस्ट होते हैं मैं ब्लड से लेके चलती हूँ कि रूटीन में ब्लड में आपको जो है वो लीवर की जो आपकी प्रोफाइल है, जिसको हम LFTs इन सिंपल वर्ड्स बोलते हैं या लीवर प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, वो। इसके अलावा रीनल प्रोफाइल टेस्ट जो आपके गुर्दों की सेहत के बारे में आपको बताती रहती है। इसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, तो उसकी एक रीज़न लिपिड प्रोफाइल डीरेंज्ड है, तो लिपिड प्रोफाइल वक्तन फ़वक्तन करवाते रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा CBC, जिसमें आपको HB के लेवल्स का, एनीमिया खुदा न ख्वास्ता किसी को हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इवन कैंसर तक की डायग्नोसिस का स्टार्ट CBC की रिपोर्ट से हो सकता है। इसके अलावा जो है वो थायराइड के टेस्ट, ये भी रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो शुगर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आपकी शुगर प्रोफाइल जो है वो आपको करानी चाहिए वक्तन फ़वक्तन, ख़ास करके जब अगर आपकी फैमिली में कोई कंडीशन चल रही है, फैमिली में जैसे कि दिल की बीमारी फैमिली में चल रही है,
कोई कैंसर का मर्ज़ फैमिली में चल रहा है, तो उस कंडीशन में तो जो है वो आपको वो टेस्ट लाजमी जो है वो कराने चाहिए। इवन अगर आपकी फैमिली में कैंसर चल रहा है तो उसके भी आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी आप ज़रूर कराएं। डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उनका टेस्ट कराया जाता है, वो कराएं। जो इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए टेस्ट कराए जाते हैं वो ज़रूर कराएं। इसी तरह किसी की फैमिली में अगर डायबिटीज़ का इशू है तो वो शुगर प्रोफाइल लाजमी कराए, तो फैमिली हिस्ट्री भी। इसके अलावा जो है वो आजकल ये विटामिन, हार्मोन्स की कमी, इनके भी इश्यूज़ कॉमन है, तो वो फिर वो डिफरेंट विटामिन्स के टेस्ट और हार्मोन्स के टेस्ट भी जो है वो रूटीन में जो है वो साल में एक दफ़ा एटलीस्ट जो है वो करवा लेने चाहिए। सो बेसिकली आप कह रही हैं कि ब्लड टेस्ट में आपको कंप्लीट ब्लड जो पिक्चर मिलती है वो टेस्ट करवा लेने चाहिए, आपको डिफरेंट हार्मोन्स के टेस्ट, फिर आपको कंप्लीट जो डायबिटीज़ या ग्लूकोज के हिसाब से जो उनकी पूरा वो प्रोफाइलिंग होती है वो करा लेनी चाहिए, और आपको साथ साथ उसके थायराइड लेवल्स भी चेक करते चाहिए। और डिपेंड करता है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में कौन सी डिजीज़ आ रही है तो वो भी उनको रेगुलर बेसिस पे अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए। अच्छा जी, अब हमें एक और सवाल मौसूल हुआ है, वो ये साहब ये जानना चाहते हैं कि जब जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो इसमें अगर लेट्स सपोज आपका प्रॉब्लम है जिगर का, तो इसमें साथ साथ अगर आपके बाकी भी जब स्कैन के दौरान प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं तो बाज़ दफ़ा मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उनको मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, मगर डॉक्टर्स जो है वो मोस्टली उस वक्त वो उसका वो फोकस ऑफ अटेंशन वही होता है जिसकी वजह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया होता है। और अगर आपको मतलब जब हमारे पास रिजल्ट्स आती है और अगर आपको पता चले कि वो नॉर्मल है, तो कितनी ये क्या ये ज़रूरी है कि हम वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएं, ये जानना चाहते हैं, या बस उसको वहीं पे ही हम क्लोज़ कर दें कि अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्लियर आ जाती है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये तो थोड़ा सा क्लियर कर ली चलूँ कि वो पहले भी हमारी ये बात डिस्कस हुई थी कि हम रिपोर्ट्स पढ़ के ना वो चूँकि रेफरेंस रेंजेस दी हुई होती हैं तो हम खुद ही उनसे जो है वो अख़ज़ करना शुरू हो जाते हैं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का, इस टेस्ट का ये मतलब है। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे ना जो फाइंडिंग्स होती हैं वो काफ़ी सारी लिखी हुई होती हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है। अगर वो इशू जो है वो कोई सीरियस डिजीज़ काज करने वाला है तो वो डॉक्टर उसको ज़रूर जो है वो करेगा इंटरप्रेट, वो उसको ज़रूर कहेगा कि इसके फर्दर टेस्ट कराए जाए, वो फर्दर टेस्ट लिखेगा और उस पे जो भी आगे लाया अमल होगा वो ज़रूर डॉक्टर बताएगा। अगर डॉक्टर नहीं बता रहा तो इसका ये मतलब है कि कुछ चेंजिंग्स ऐसी होती है ना जो आपकी एज के साथ, आपके जेंडर के हिसाब से इस तरह भी आती हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल होती है, मतलब वो नॉर्मल हो सकती हैं, तो इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर जो है वो अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो वो उसको ज़रूर आगे जो है वो फर्दर टेस्ट के लिए जो है वो आपको रेकमेंड करेगा। लेकिन आपकी तसल्ली भी ज़रूरी है। आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप खुद को ठीक महसूस नहीं करेंगे, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप, अगर उनका ये सवाल है कि डॉक्टर से पूछना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अगर छोड़ने की वजह से आपको ये लग रहा है कि आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन ख़राब हो रही है तो आप डॉक्टर से पूछें, वो आपको ज़रूर बताएगा। ठीक है सामीन, आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 102.2 रिफर रिहैब शो। आइए अपने शो की तरफ वापस चलते हैं और अपने मेज़बान से जो है वो गेस्ट से हम सवाल पूछते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स के ऊपर। हमने ये भी देख लिया कि कौन सी मेडिकेशंस जो फास्टिंग के टेस्ट होते हैं, प्री फास्टिंग, तो उसमें खाना पीना और फिर मेडिकेशंस वगैरह भी अगर डिपेंड करता है कि वो कितने हद तक आपके ब्लड के केमिकल्स को या एंजाइम्स को चेंज करिए, तो उसके नोयत के हिसाब से आपको मतलब वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि मोस्टली एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि इस वाले सेंटर में चले गए तो ये टेस्ट इनके रिज़ल्ट सही नहीं आते, इधर चले गए तो ये बड़े अच्छे एक्यूरेट रिज़ल्ट देते। तो कैसे एक नॉर्मल हम जैसे हमारी आम आवाम है वो मतलब कैसे सिलेक्ट करें कि किस सेंटर में जाएं और जाके अपने टेस्ट कराएं? बिल्कुल, ये जो है ना, कुछ जो है वो ये हमारा एलपियाँ है कि कुछ जो है वो अपने करीब का सेंटर देखेंगे, सस्ता टेस्ट कौन सा सेंटर परफॉर्म कर रहा है वो देखेंगे, और कुछ जो है वो हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो आपने डायग्नोस्टिक सेंटर जब चूज़ करना है तो उसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देखने चाहिए।
एक तो सबसे पहले कि जो जिस लैब से आप टेस्ट कराने जा रहे हैं क्या वो ISO सर्टिफाइड है या ठीक है। पाकिस्तानी कोई एक्रीडेशन बॉडी है या कोई वो है उससे, वो जैसे लैब्स के लिए PNAC है जैसे, तो क्या वो उससे एक्रीडेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या वहाँ पे जो स्टाफ है, जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो हाईली ट्रेंड हैं नहीं है, मतलब प्रोफेशनल हैं या नहीं है, हैं भी कि नहीं। सिंपली जो है वो बस कोई भी रख दिया लैब टेक्नीशियन एक और वही सारा कुछ देख रहा है, या फिर जो है वो मतलब अपने लेवल का हर एक बंदा काम कर रहा है, मतलब लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी है वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट भी है। इसके अलावा फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि जो टेस्ट आते हैं वो उन टेस्ट की कलेक्शन के लिए, ब्लड टेस्ट है उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल कलेक्शन के लिए फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई बायोप्सी का टेस्ट है जिसमें टिश्यू बेसिकली जो है वो रिमूव करके उसका किया जाता है, वो प्रॉपरली SOPs को फॉलो करते हुए हो रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप जो है वो अपनी लैब को चूज़ करें, डायग्नोस्टिक सेंटर को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं एज अ पेशेंट कि हमारे जो लैब के टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो क्रेडिबल हो और एक्यूरेट हो। लैब के टेस्ट रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टेस्ट है जिनकी बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो अब इसमें जो है वो पेशेंट के एंड पे भी आता है कि वो उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं वो फॉलो करें, और फिर लैब के एंड पे भी आता है। लैब जो है उसमें लैब को, किसी भी अच्छी लैब को ये इंश्योर करना चाहिए कि पेशेंट आके जब अपना सैंपल ऑर्डर कर रहा है, वो टेस्ट ऑर्डर कर रहा है, उस टेस्ट ऑर्डर से लेके टेस्ट हो रहा है, सारा प्रोसेसिंग हो रही है सब कुछ, और फाइनल जो रिज़ल्ट उसको डिलीवर हो रहा है, ये सारा जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ फेजेस पे डिवाइडेड है बेसिकली। तो अब ये लेबॉर्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मेक श्योर करे कि वो इन सब फेजेस में जो है वो एहतियात बरते, सब फेजेस में क्वालिटी मेंटेन रखे, ताकि जो पेशेंट रिज़ल्ट लेके जा रहा है वो एक्यूरेट हो और उसको जो है वो किसी गलत रिज़ल्ट की वजह से सफ़र ना करना पड़े। यहाँ पे जो अच्छी लैब्स होती हैं वो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो, जो अच्छी लैब है वो उसके ऊपर वर्क करती है। और जिस लैब में ये क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन्ड है, जिस लैब में क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन्ड है, उस लैब के रिज़ल्ट डेफिनेटली रिलायबल होंगे। अच्छा, मैं इस वक्त चाहूँगी कि आप हमारे सामीन के लिए ये जो टर्म्स आपने इस्तेमाल की हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये टर्म्स हैं क्या और इनको कैसे हम मतलब आप कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकती हैं सिंपल वर्ड्स में? क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली ये है कि अब जो लैब टेस्ट हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये डिफरेंट फेजेस हैं इनकी, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है टेस्ट ऑर्डर करने से लेके टेस्ट की रिपोर्ट की डिलीवरी तक। तो अब उन फेजेस में एक आती है फेज़ जिसमें जो टेस्ट है, जो पेशेंट का सैंपल है, उसको मशीन के ऊपर रन किया जाता है। वो मशीन के ऊपर रन करने का पर्पज़ कि हमें रिज़ल्ट मिल सके, तो हम उसमें एक्यूरेसी जो हम मेंटेन रखते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो हम रिज़ल्ट रन कर रहे हैं इक्विपमेंट के ऊपर वो ठीक रिज़ल्ट दे भी रहा है कि नहीं, उस चीज़ को हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये बेसिकली ओवरऑल जो मुख्तलिफ फेजेस है, ये सिर्फ एक फ़ेज़ के लिए क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये जितनी भी फेजेस आती हैं, बेसिकली 3 फेजेस होती हैं जो ये सारा प्रोसेस होता है, उन तीनों फेजेस में क्वालिटी को जो मेक श्योर करता है उसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल है इस सारे में, और वो किस तरह इंश्योर कर सकता है कि पेशेंट तक एक्यूरेट रिजल्ट्स जाए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे अगर बताऊँ कि क्या रोल है एक लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का या पैथोलॉजिस्ट का, तो हेल्थ केयर सिस्टम में दे आर बेसिकली साइलेंट पिलर्स। ये डायरेक्टली पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन जो ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल रही है वो इन्हीं ये जो टेस्ट परफॉर्म करके जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उन्हीं की बेसिस पे मिल रही है। अब यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और रिस्पॉन्सिबल रोल आता है कि वो मेक श्योर करे कि हर स्टेप में क्वालिटी मेंटेन रखे और मेक श्योर करे कि जो पेशेंट को रिपोर्ट जा रही है वो एक्यूरेट जा रही है। और पैथोलॉजिस्ट भी जो है वो क्योंकि फाइनली रिपोर्ट को वेरीफाई पैथोलॉजिस्ट ने करना होता है, वो भी इस चीज़ को वेरीफाई करें। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को ये ज़रूर एक्सप्लेन करें
कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, फ्रॉम द पॉइंट जब ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है टिल द पॉइंट जब उनके पास रिजल्ट्स आते हैं, वो कौन से स्टेप्स है जो कि इम्पोर्टेंट है? जब पेशेंट आता है, पेशेंट अपना जो है वो अपना टेस्ट जो है वो ऑर्डर करता है, उसके बाद जो है वो 3 फेजेस होती हैं बेसिकली। पहली आती है प्री एनालिटिकल फेज़, दूसरी आती है एनालिटिकल फेज़ और तीसरी आती है पोस्ट एनालिटिकल फेज़। प्री एनालिटिकल फेज़ में ये होता है कि जो टेस्ट उसने ऑर्डर किया है उस टेस्ट के लिए सैंपल करेक्ट वे में SOPs फॉलो करते हुए लेना, उसकी प्रिपरेशन, उसको सारी प्रिपेयर करके रिस्पेक्टिव डिफरेंट लैब्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरह का टेस्ट होता है, तो उसको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पहुंचाना और वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन करना ताकि उसकी हम एनालिसिस कर सकें। तो ये प्री एनालिटिकल आता है। उसके बाद फिर एनालिटिकल आती है जिसमें हम अब जो रेडी सैंपल है हमारा, उस जो पेशेंट से हम लिया हुआ है उसको अब हम मशीन के ऊपर रन करते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ये एनालिटिकल होता है। अब एनालिटिकल के बाद बात ख़त्म नहीं हो जाती, इसके बाद भी अब पोस्ट एनालिटिकल आता है जिसमें आपने रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना है, रीचेक करना है, कहीं कोई मसला है दोबारा टेस्ट रन करना है, पैथोलॉजिस्ट से वेरीफाई होना है, रिज़ल्ट इंटरप्रेट होना है और उसके बाद फिर रिपोर्ट की प्रिपरेशन होनी है और पेशेंट को एक्यूरेट रिपोर्ट। ये भी पॉसिबल है कि लास्ट रिपोर्ट किसी और पेशेंट की है और दे किसी और को दी है, तो ये जो है वो ये सारा जो है वो ये पोस्ट एनालिटिकल में आता है और हर फेज़ में फिर जो है वो आपने क्वालिटी मेंटेन रखनी होती है। मैं चाहूँगी कि सर ये भी ज़रूर बताएं कि व्हाट आर द सम ऑफ द कंसिक्वेंसेस दैट आर इन्वॉल्व जब आप कहते हैं ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते और आपका गलत रिज़ल्ट चला जाता है या आपका डायग्नोसिस सही नहीं होता, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसमें? अगर जो है वो ये सारे जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनमें क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस माइनर भी हो सकते हैं। हाँ। और इनके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ थ्रेटनिंग और इवन डेथ भी काज कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि ब्लड बैंक भी लैब का ही पार्ट है। अगर ब्लड बैंक में सैंपल गलत आपने लेके क्रॉस मैच लगा लिया और आपने गलत सैंपल पेशेंट को दे दिया, वो पेशेंट को गलत ब्लड लग गया, तो इन रिपोर्ट्स की वजह से ही जो है वो पेशेंट्स की जो है वो डेथ भी हो सकती है और माइनर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए मेक श्योर किया जाए कि हर फेज़ में हर स्टेप को केयरफुली डील किया जाए। अच्छा, मोस्टली जैसे ये मोस्टली पेशेंट्स को बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि आप अपना यूरिन सैंपल लेकर आए 24 आवर्स का, या स्टूल सैंपल्स मंगवाते हैं बाज़ दफ़ा, तो उनके जो कलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके बारे में ज़रा हमें बताएं और उन स्टेप्स को फॉलो करना स्पेशली इन 2 चीज़ों के लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, अब ये स्टूल टेस्ट जैसे है तो स्टूल टेस्ट में तो सिंपली आप अब स्टूल टेस्ट के भी डिफरेंट आते हैं ना, एक ही नहीं होता स्टूल टेस्ट भी। उसमें अकल्ट ब्लड भी देखा जा सकता है, उसमें कोई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखा जा सकता है। तो वो स्टूल सैंपल में पेशेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन होगी कि वो मेक श्योर करे कि रॉन्ग लेबलिंग ना कर दे, क्योंकि अक्सर लेबल जो है वो पेशेंट के पास ही होता है, उसने अपने जो कंटेनर होता है उसके ऊपर लगाना होता है, तो वो मेक श्योर करे कि वो गलत ना हो। बाकी जो यूरिन का सैंपल है वो थोड़ा सा है ट्रिकी है, क्योंकि डिफरेंट यूरिन के टेस्ट जो होते हैं उनका डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। जैसे आपने अभी मेंशन किया 24 आवर यूरिन, तो ये जो 24 आवर यूरिन आता है ये बेसिकली आपके किडनीज़ की हेल्थ देखने के लिए किया जाता है। तो अब वो 24 आवर अगर यूरिन आया हुआ है तो इसमें पेशेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि वो पूरे 24 आवर्स का फिर अपना सैंपल जो है वो उसको कलेक्ट करे। अगर वो पूरे 24 आवर का सैंपल कलेक्ट नहीं करता, एक भी टाइम इन 24 आवर्स में से एक भी टाइम का अगर वो सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाता, उसको डिस्कार्ड कर देता है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली रिजल्ट इफेक्ट होंगे। जब रिजल्ट इफेक्ट होंगे तो आपकी जो रिपोर्ट इफेक्ट होगी, तो फिर डेफिनेटली आपकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, हर चीज़ उसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टेस्ट के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मस्ट फॉलो किया जाए। ठीक है। सामीन, आप देख रहे हैं FM 102.2 रेफर रीहैब शो। कि अभी आपने बात की कि हम ब्लड टेस्ट की बात कर रहे थे और आपने प्रोसीजर्स और स्टेप्स बताए, तो वो जानना चाह रहे हैं कि जब एक पेशेंट ब्लड टेस्ट देता है तो उनको किन चीज़ों को चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। एक सवाल ये, और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम ब्लड बैंक को कांटेक्ट करते हैं फॉर द ब्लड, तो उस वक्त भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ पेशेंट? एज अ पेशेंट, यस।
अच्छा, एज अ पेशेंट जो है वो आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि जो सैंपल मांगा गया है सैंपल वो देना है। अब यहाँ ये ब्लड बैंक की बात पहले मैं कर देती हूँ कि ब्लड बैंक में जो है वो पेशेंट की तरफ से एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि ब्लड बैंक में ये होता है कि वो पेशेंट वार्ड में ही होते हैं ज़्यादातर, तो जब वो वार्ड में होते हैं तो वार्ड से डायरेक्टली सैंपल लैब में जा रहा होता है, तो वो जो एरर्स आते हैं, एरर्स के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो लैब्स की एंड पे ही होते हैं अगर कोई हो। तो इसमें पेशेंट का डायरेक्ट रोल नहीं आता। पेशेंट का डायरेक्ट रोल अलबत्ता डोनेशंस में ज़रूर आता है कि पेशेंट को ब्लड लगना है और उसके लिए डोनेशन का ब्लड खुद अगर वो पेशेंट अरेंज कर रहा है तो वो मेक श्योर करे कि उसकी ब्लड की पहले तो ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ में स्क्रीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं मस्ट, क्योंकि कितने सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं। जैसे आपने HIV का सुना होगा, जैसे हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B, ये डेडली इन्फेक्शंस हैं और ये डोनेशंस और इस तरह की उससे ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो मेक श्योर करें कि उनकी स्क्रीनिंग मस्ट हो। हालांकि ये लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वो खुद भी जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। एक और सवाल ये मौसूल हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं तो उस वक्त जो लेबॉरेटरीज़ हैं या जो वहाँ पे टेक्नीशियंस बैठे होते हैं या पैथोलॉजिस्ट, उनको किन चीज़ों का जहन में बातों को रखना चाहिए, किन बातों को जहन में रखना चाहिए? बड़ी खुशी हुई कि सामीन काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामीन जानना चाह रहे हैं। तो जब एक डोनेशन के लिए कोई डोनर आता है और वो अपना ब्लड देना चाह रहा होता है तो इसके लिए प्रॉपर SOPs है। ठीक है। पहले तो उस पेशेंट का जो है वो हाइट, वेट, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद फिर उसका जो है वो CBC की जाती है। ठीक है। अब पेशेंट जो है वो ब्लड डोनेशन देने आया हुआ है और ख़ुद उसकी HB 10 और 10 से कम है तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी डोनेशन नहीं हो सकती। तो उसकी CBC टेस्ट मस्ट है, उसका ब्लड ग्रुपिंग मस्ट है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड ग्रुप पता होगा तो वो फिर सेम ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को लगेगा, वैसे तो वो ब्लड लग भी नहीं सकता। और उसके बाद फिर जो है वो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे डिफरेंट मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, C, HIV, इनके टेस्ट होना मस्ट है। ये टेस्ट अगर नहीं होंगे तो वो डोनर का जो ब्लड है वो किसी को सेहत देने की बजाय उसके लिए जो है वो उसकी जान लेने का बाइस बन सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए सामीन, हम अपने शो की तरफ वापस चलते हैं। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफर रीहैब शो। वक्त की कमी की वजह से हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, मगर अभी भी हमारे पास 2 सवाल है जो मैंने आपसे पूछने हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि स्पेशली वो पेशेंट्स जो ब्लड टेस्ट कराते हुए ज़रा थोड़ा सा घबराते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी? ओके, पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट कराते हुए 2 तरह के फोबियास हो सकते हैं। एक तो ये कि वो नीडल फोबिया होता है ना, कि नीडल से डर रहे होते हैं, ब्रिक से डर रहे होते हैं। और दूसरा पेशेंट्स को ये भी लग रहा होता है कि शायद बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा ले लेंगे तो पीछे ब्लड कम बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज़रूर क्लियर करती चलूँ कि जो सैंपल लिया जाता है टेस्ट के लिए वो बहुत कम सैंपल लिया जाता है, यही 5 ml मैक्सिमम। तो वो 5 ml ब्लड देने से जो है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो लाइक इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, आप ज़्यादा उसको स्ट्रेस नहीं ले लेते, तो वो 5 ml ब्लड जो है वो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट टेस्ट के बारे में, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट। आप मुझे बताएं कि वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी फ़ीमेल्स को कराने चाहिए, बिकॉज़ आपको पता है हमारे यहाँ फ़ीमेल्स में विटामिन D की कमी, एनीमिक होना, मोस्टली फ़ीमेल्स जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। आप मुझे बताएं कि यंग ख्वातीन as well as जो older ख्वातीन हैं 45 and above, different females that are going through menopause या menopause के बाद भी किस किस्म के उनको टेस्ट जो हैं वो करवाते रहने चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो है वो फीमेल जो है उनमें हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया एनीमिया, उनमें डिफरेंट हार्मोन्स के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। यंग एज के अलग तरह के मसले हैं, ओल्डर एज के अलग तरह के मसले हैं। तो अब इनके लिए जो है वो डिफरेंट टेस्ट भी फिर उनको उसी हिसाब से कराने चाहिए। अब जैसे आपने यंगर वीमेंस का पूछा तो यंगर के लिए CBC मस्ट है। CBC तो आपने साल में भी नहीं, आपने रेगुलर कराना है, क्योंकि जो एनीमिया है, एनीमिया का पता जो है वो CBC
के टेस्ट से ही पता चलता है कि किस टाइप का एनीमिया है। फिर ये है कि जब CBC हो गया उसके बाद आगे जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो तो आपको जब डॉक्टर सजेस्ट करे आप तब करा सकते हैं कि किस तरह का एनीमिया क्या, लेकिन बेसिक जो है वो CBC मस्ट है कि वो कराना चाहिए। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स के इश्यूज अब होते हैं आजकल की यंग गर्ल्स में, तो अब वो हार्मोन्स के टेस्ट जो है वो कराना भी ज़रूरी है, जैसे जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल की फीमेल में ये बड़ा कॉमन देखा गया है कि वो टायर्ड रहती हैं और लो एनर्जी, और ये तो इन सब अब उसके लिए जो है वो काज तक पहुंचने के लिए फिर यही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हार्मोन्स के टेस्ट। अच्छा, कैल्शियम लेवल चेक कराने बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन डी के लेवल्स, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वीमेंस में पाई जाती है, वो कराने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो है वो फिर उसी हिसाब से फिर लाहे अमल कोई डॉक्टर बताए ना, तो फिर क्योंकि इन ये जो हार्मोन्स हैं या ये जो विटामिन्स हैं या ये जो आयरन की कमी है, इसकी वजह से जो है ना वो फिर टायर्डनेस वगैरह के तो इश्यूज हैं ही है, लेकिन लॉन्ग टाइम भी जो है वो फिर जो है वो इश्यूज ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो उनको लाजमी कराने चाहिए। अब जहाँ तक बात है ओल्डर एज वीमेंस की, तो ओल्डर एज वीमेन जो है वो उनमें फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किडनीज़ के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, कार्डियक इश्यूज़ उनमें होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 40-45 मेनोपाज के बाद बेसिकली। और इस वजह से उनको रूटीन टेस्ट जो LFTs RFTs हैं CBCs वो तो उनको करानी चाहिए, कार्डियो प्रोफाइल भी उनको करानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो मेनोपाज के बाद फिर उनके जो हार्मोन्स हैं उनको भी कराने चाहिए, क्योंकि मेनोपाज के बाद जो है वो वीमेंस में अक्सर जो है वो कैंसर की तरफ भी जो है वो रुझान कुछ वीमेंस में होता है, तो मतलब ये टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए। मैं ये चाहूँगी कि जैसे अभी हमने पूरा जो प्रोग्राम किया रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टेस्ट, स्टेप्स क्या है, आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगी? मैं टेक होम मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर रूटीन में लोग अपना जो है वो इस लेबॉरेटरी टेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझें और रूटीन में एनुअली ही सही वो अपना लैब टेस्ट जो है वो कराएं, जो बेसिक टेस्ट जो मैंने बताए वो कराएं। और उसके बाद जो है वो अगर कोई लैब टेस्ट में इशू आ जाता है तो उस पे मैं उनको ये कहूँगी कि जो है वो पैनिक ना हो और समझें कि जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही रिपोर्ट हो, आप एक्सपर्ट ओपिनियन लें, आप डॉक्टर को दिखाएं वो रिपोर्ट्स, और फिर डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करता है आप वो करें। हो सकता है कि कोई बीमारी ना हो और ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी हो। अगर बीमारी है तो आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करा दें और अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। सामीन, आज हमने जो डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया कि मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो कितना ज़रूरी है, और हमारे जो डॉक्टर्स हमें टेस्ट के जो डिफरेंट टेस्ट बताते हैं ये करने के, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हमें डिफरेंट टेस्टों के लिए यानी कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। एज अ पेशेंट्स हमें पता होना चाहिए कि किन लेबॉरेटरीज़ को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल जैसी चीज़ों पे अमल दरामद हो रही हैं। सामीन, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।